Welcome dear friends, Laksha Chem Point Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about 16 group elements. First of all, which elements belong to 16 group in a modern periodic table. 16 group elements are also known as chalcogen because their tendency to form or 16 group elements having tendency to form और जो भी 16 ग्रुप एलिमेंट है उनकी टेंडेंसी है वो और फॉर्मेशन की होती है, इसीलिए जो 16 ग्रुप के एलिमेंट है आप उनको क्या बोल सकते हो, चैल्कोजन बोल सकते हो। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो यहां से ये इंपॉर्टेंट हो गया, 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज चैल्कोजन बिकॉज 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म और। सेकंड थिंग देखिए कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो 16 ग्रुप एलिमेंट्स से क्या करते हैं, 16 ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स विच बिलोंग टू 16 ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम। एंड व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स, कीप इट इन माइंड। ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8, sulfur's atomic number is 16, selenium atomic number is 34, tellurium's atomic number is 52 and polonium having atomic number 84। और आपको इसको इस वाले एटॉमिक नंबर को मैंने लर्न करवाया था इजी मेथड के अंदर, मैजिक नंबर से भी आप लर्न कर सकते हो। किस टाइप से लर्न करोगे इनका एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का आपको बस पता रखना है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसके बाद में आपको इंटरवल रखना है और इंटरवल कितने कितने का रखना है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जब भी आप ऑक्सीजन से मूव करोगे सल्फर की ओर तो यहाँ पर आपको गैप रखना है या फिर इंटरवल रखना है 8 का। उसके बाद में कितने का गैप मेंटेन करना है आपको, 18 का। देन कितने का गैप वापिस से आपको इंटरवल रखना है यहाँ पर 18 का। और लास्ट वाले के अंदर जो आपको गैप यहाँ पर इंटरवल रखना है वो कितने का रखना है, 32 का। मीनिंग आप केवल और केवल ओनली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर की हेल्प से जितने भी एलिमेंट है 16 ग्रुप में उनका एटॉमिक नंबर इजीली लर्न कर सकते हो। मीनिंग ऑक्सीजन का 8 होता है, उसके बाद में आपको इंटरवल रखना है 8 का, देन 18 देन 32। तो इस टाइप से जो भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम इनका आप एटॉमिक नंबर इजीली लर्न कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आती है यहाँ पर कि ये जो एलिमेंट्स है इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मेटेलिक नेचर का है, कौन सा एलिमेंट है जो नॉन मेटेलिक नेचर का है, और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो किस टाइप का होता है, मेटेलॉइड होता है। तो ठीक उसी टाइप से जिस टाइप से 15 ग्रुप के एलिमेंट थे, मीनिंग स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट वहां पर नॉन मेटल थे, देन नेक्स्ट वाले 2 एलिमेंट वहां पर मेटेलॉइड थे और लास्ट वाला जो एलिमेंट क्या था, मेटल। तो वही आपको ट्रेंड यहां पर फॉलो करना है। तो मीनिंग यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, मीनिंग ऑक्सीजन और सल्फर, ये दोनों के दोनों एलिमेंट है, इनका नेचर कैसा होता है, ये नॉन मेटेलिक नेचर के। नेक्स्ट वाले 2 एलिमेंट मीनिंग सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, ये वाले कैसे होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स है वो कौन से नेचर के होते हैं, मेटेलॉइड है। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है इनमें, और मेटल के साथ साथ जो नॉन मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। मेटल और नॉन मेटल दोनों की अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता है तो आप उसको बोलते हो मेटेलॉइड। और लास्ट वाला एलिमेंट जो है आपके पास पोलोनियम, ये इसका नेचर होता है मेटेलिक नेचर। पोलोनियम का किस टाइप का नेचर है, मेटेलिक नेचर है। और साथ में आपको एक और बात ध्यान रखने की, जो ये पोलोनियम है मेटेलिक नेचर के साथ साथ किस टाइप का एलिमेंट होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। किस टाइप का एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मीनिंग होता है कि इनका स्पॉन्टेनियस क्या होता है, डीके होता है नेचर में। इसी को आप कौन सा बोलते हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मीनिंग स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट मीनिंग ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटेलॉइड है, और पोलोनियम क्या होता है, मेटेलिक। और मेटेलिक के साथ साथ कौन से नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। नेक्स्ट थिंग देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो 16 ग्रुप के एलिमेंट उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो यहां से कीप इट इन माइंड, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर NS2 NP4। तो ये क्या होता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 15 ग्रुप इससे पहले अपन ने स्टडी की थी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NS2 NP3, और 16 ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, NS2 NP4।
वेयर एन रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट देखिए अक्रेंस, मीनिंग आपको किस टाइप से नेचर में अक्रेंस होंगे, कौन से कंपाउंड के फॉर्म में आपको अकर होंगे। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ से कुछ फॉर्मूले होते हैं वो आपसे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिए अगर अक्रेंस की बात करें तो सबसे पहले मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है 16 ग्रुप का कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। इंपॉर्टेंट थिंग ये वाली, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ 16 ग्रुप, मीनिंग 16 ग्रुप का एलिमेंट जिसकी मैक्सिमम अमाउंट आपको मिलेगा नेचर में, या मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो वाला कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है इसका जो एनवायरमेंट है इसके अंदर कितना परसेंट होता है, 21% प्रेजेंट होती है। मीनिंग जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, 21% प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में बाई वॉल्यूम। ये ध्यान रखना आपको, ये जो आपने परसेंटेज मेंशन किया 21% बाई वॉल्यूम, ऑक्सीजन है वो एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है वॉल्यूम से। नेक्स्ट वाला देखिए अगर सल्फर की बात करते हो कि सल्फर कौन कौन सी फॉर्म के अंदर आपको अकर हो सकता है। ये तो ऑक्सीजन के लिए हो गया, ऑक्सीजन मेनली है, डाई ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होता है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है 16 ग्रुप का, और 21% प्रेजेंट होता है बाई वॉल्यूम का। अब सल्फर की अगर आप बात करते हो कि सल्फर है कौन कौन सी फॉर्म के अंदर अक्कर हो सकता है, तो पहला तो आता है इसका फॉर्मूला जिप्सम के फॉर्म में। तो ये वाले फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो सल्फर है वो आपको अकर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट डाईहाइड्रेटेड, मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल कितने आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 2। तो पहला तो जिप्सम किस फॉर्म में, सल्फर किस फॉर्म में आ सकता है, जिप्सम के फॉर्म में। फॉर्मूला लर्न करना आपको कैल्शियम सल्फेट डॉट 2s2। सेकेंड वाला आ सकता है ये इप्सम सोल्ट के फॉर्म में। सेकेंड वाला किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, इप्सम सोल्ट। और इप्सम सोल्ट का क्या फॉर्मूला ये भी आपको लर्न करना है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7s2, मीनिंग यहां पर हेप्टाहाइड्रेट की फॉर्म में रहता है कौन, मैग्नीशियम सल्फेट, इसको बोलते हैं आप इप्सम सोल्ट। थर्ड वाला होता है बेराइट। थर्ड वाली फॉर्म कौन सी हो सकती है, बेराइट के फॉर्म में आ सकता है। और बेराइट का क्या फॉर्मूला है ये आपको वापिस से लर्न करना है। बेराइट का फॉर्मूला होता है बेरियम सल्फेट BaSO4, मीनिंग बेरियम सल्फेट, आप इसी को क्या बोलते हो, बेराइट बोलते हो। और ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनकी फॉर्म में सल्फर आपको ऑब्टेन हो सकता है, तो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आता है गैलेना। नेक्स्ट वाला सल्फर की फॉर्म कौन सी हो सकती है, गैलेना के फॉर्म में हो सकता है। और गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, लेड सल्फाइड होता है, मीनिंग PbS होता है, लेड सल्फाइड, अदरवाइज क्या होता है, PbS होता है। उसके बाद में आता है जिंक ब्लेंड की फॉर्म में हो सकता है। ये लीजिए यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, जिंक ब्लेंड, ZINC, जिंक ब्लेंड। और जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, जिंक सल्फाइड को बोलते हैं, मीनिंग ZNS। जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हैं आप, जिंक ब्लेंड बोलते हो। इसके बाद में एक और फॉर्मूला है कॉपर पाइराइट, लास्ट है इस वाले का सल्फर का, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट्स। तो ये ध्यान रखना, कॉपर पाइराइट्स का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, CuFeS2, CuFeS2। तो ये वाला फॉर्मूला होता है किसका, कॉपर पाइराइट का। जो ऑक्सीजन की अक्रेंस है वो मेनली क्या होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ 16 ग्रुप इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एनवायरमेंट 21% बाई वॉल्यूम। सेकंड थिंग आती है सल्फर। तो सल्फर है वो मेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और मेनली जो इसके कंपाउंड है वो किस फॉर्म में होते हैं, सल्फेट के फॉर्म में हो सकते हैं, अदरवाइज सल्फाइड के फॉर्म में हो सकते हैं। जिप्सम की बात करोगे तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, बेराइट की बात करोगे तो बेरियम सल्फेट, एप्सम सोल्ट की बात करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, गैलेना हो गया लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेंड हो गया ZNS, और कॉपर पाइराइट का मीनिंग हो गया CuFeS2। तो ये वाली किसकी अक्रेंस होती है, सल्फर की अक्रेंस होती है। नेक्स्ट अब अपन डील करेंगे सल्फर के बाद में अपन डील करेंगे अदर जो एलिमेंट है वो कौन सी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो पोलोनियम की अगर बात करते हो तो ये पहले मैंने बता दिया, पोलोनियम कैसा होता है, मेटेलिक होता है नेचर में, साथ में कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पोलोनियम है वो कैसा एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और ये डीके प्रोडक्ट होता है थोरियम एंड यूरेनियम का। बस ये ध्यान रखना है, पोलोनियम है ये आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो इसको,
तो ये क्या होता है, डीके प्रोडक्ट होता है। पोलोनियम इज द डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। ये जो थोरियम और जो यूरेनियम है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट, और एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी एक्टिनाइड्स है। और जनरली जो एक्टिनाइड्स है उनका नेचर कैसा होता है, रेडियो एक्टिव नेचर होता है। मीनिंग इनका स्पॉन्टेनियस डीके होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पोलोनियम का। तो पोलोनियम में आपको बस एक ही बात लाइन करने की, पोलोनियम इज द डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। मीनिंग थोरियम और यूरेनियम जो मिनरल्स है इनका जो डीके प्रोडक्ट होता है पोलोनियम। तो ये यहाँ पर अगर आपके कंप्लीट होता है अक्रेंस। अब नेक्स्ट अपन डील करेंगे इनकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट वाला पॉइंट अब अपने पास एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये लीजिए हेडिंग मेंशन कर देता हूं मैं। अब अपन इससे डील करेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। तो यहां से देखिए किस टाइप से ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, एटॉमिक साइज का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, रिएक्टिविटी का, मेटेलिक नेचर। तो इनसे किस टाइप से डील करवा सकता है। तो सबसे पहले अपन यहां पर ऑर्डर से डील करेंगे, वो पहला वाला ऑर्डर है एटॉमिक रेडियस का। सबसे पहले अपन यहां पर ऑर्डर से डील करेंगे, वो ऑर्डर किसका होगा, एटॉमिक रेडियस का। मीनिंग 16 ग्रुप के एलिमेंट है, इनका एटॉमिक रेडियस है वो किस टाइप से वेरिएबल होता है। तो यहां पर मैंने आपको 15 ग्रुप के एलिमेंट की जब स्टडी की थी तब भी वहां पर बोला था, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप देन एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी इंक्रीज। जब भी आप एक ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो वहां पर एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसके पीछे रीजन क्या है कि इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहां से देखिए आपके पास इजीली ऑर्डर बन जाएगा कि जो एटॉमिक जो रेडियस है ऑक्सीजन से ग्रेटर होगा सल्फर, सल्फर से ग्रेटर एटॉमिक रेडियस होगी आपके सेलेनियम, उसके बाद में आ जाएगा आपका टेल्यूरियम, और टेल्यूरियम से ग्रेटर होगा आपके पास पोलोनियम। तो ये तो किसका ऑर्डर हो गया, एटॉमिक रेडियस पूछे या आयोनिक रेडियस पूछे या एटॉमिक साइज पूछे, ये वाला तो हो गया फर्स्ट वाला एटॉमिक रेडियस। सेकंड वाले अगर अपन बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये लीजिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और 15 ग्रुप एलिमेंट में मैंने आपको लर्न करवाया था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन इन ए ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है साइज के साथ वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीनिंग जितना मैक्सिमम साइज होगा उसकी मिनिमम क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी का ऑर्डर है वो ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीनिंग क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ऑक्सीजन का, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन पोलोनियम। मीनिंग अप टू डाउन अगर मूव कर रही हो तो यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। सेम ट्रेंड होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये भी क्या होती है, ग्रुप के अंदर अप टू डाउन मूव करने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। वेयर एज इन पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो कौन सा ऑर्डर बन जाएगा, सेम डिटो रहेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। क्योंकि यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, अप टू डाउन मूव कर रहे हो, और जब भी अप टू डाउन मूव करते हो तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होता है, डिक्रीजमेंट होता है। तो ये ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। फोर्थ वाला अपन ऑर्डर देखेंगे यहाँ पर मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर और मेटेलिक नेचर में आपको बताया रखना है कि जब भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अप टू डाउन मूव करते हो किसी भी ग्रुप में तो मेटेलिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। Whereas when we move from left to right in a period, then metallic nature will be decrease. मीन पीरियड में जो लेफ्ट टू राइट है वो मेटेलिक नेचर है वो डिक्रीज होता है। वेरेज ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करने पर मेटेलिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होगा। और अभी स्टार्टिंग में अपन देख कर आए थे कि कौन सा एलिमेंट है जो मेटेलिक नेचर का होता है, पोलोनियम। और पोलोनियम कहां पर आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो मेटेलिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से ग्रेटर होगा सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन पोलोनियम। ये जो पोलोनियम में क्या होता है, ओनली वन एलिमेंट है 16 ग्रुप एलिमेंट में जिसका नेचर क्या होता है, मेटेलिक होता है। तो मेटेलिक नेचर भी अप टू डाउन मूव करने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है।
नेक्स्ट वाला ऑर्डर देखेंगे अपन बॉइलिंग पॉइंट का। ये लीजिए 5th नंबर वाला ऑर्डर अपन डील कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी कॉमन सेंस की बात है, वहां पर भी आपने 15 ग्रुप एलिमेंट में बोला था कि अप टू डाउन मूव करते हैं तो एटॉमिक मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम थिंग यहां पर है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑक्सीजन से ग्रेटर किसका हो जाएगा, सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन पोलोनियम। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट अपन डील करेंगे मेल्टिंग पॉइंट से। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी क्या रहता है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल रहता है। 15 ग्रुप एलिमेंट में मैंने आपको बोला था कि जो मैक्सिमम जो मेल्टिंग पॉइंट वहां पर किसका हुआ करता था, वहां पर मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट था आपके आर्सेनिक का। लेकिन 16 ग्रुप एलिमेंट में ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जनरल जो ट्रेंड रहता है वही फॉलो करेगा। मीनिंग चाहे से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, अदरवाइज किसका ये मेल्टिंग पॉइंट का। दोनों ही क्या होते हैं ग्रुप के अंदर, आप जब भी मूव करते हो टॉप टू डाउन तो दोनों ही क्या होती है, इंक्रीज होते हैं। मीनिंग सबसे मैक्सिमम अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो किसका हो जाएगा, टेल्यूरियम का हो जाएगा, और मिनिमम की बात करेंगे तो किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। लास्ट एक और ऑर्डर है, उसके बाद में ये ऑर्डर वाले मीनिंग जो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट वाला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑर्डर नंबर कितना होगा ये वाला, पहले कितने ऑर्डर बना चुके हैं अपन, 5th, और 6th वाला हो गया मेल्टिंग पॉइंट जो किसके सिमिलर होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के। ऑर्डर नंबर 7, और 7 में आपको डील किससे करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पर 11th क्लास में अपन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं कि जो थर्ड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सेकंड पीरियड के एलिमेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, ग्रेटर होता है। थर्ड पीरियड्स एलिमेंट हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो यहां पर आपको दो बातें है और 2 थिंग्स है वो माइंड में सेट करके रखनी है। सबसे पहली थिंग तो थर्ड वाले ग्रुप का एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, सल्फर। सल्फर का ग्रेटर होगा, सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, सल्फर की होगी। और ऑक्सीजन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड से। मीनिंग ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और अभी मैंने बोला अप टू डाउन मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां से ऑर्डर क्या बन जाएगा, सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी। तो ये वाला ऑर्डर आपको जरूर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, जिसमें थर्ड पीरियड के एलिमेंट का मैक्सिमम होता है और सेकंड वाला जो पीरियड है उसका क्या होता है, मिनिमम। आपको बोलना है किसके केस में, 16 ग्रुप एलिमेंट के केस में। उसके बाद में अपन नेक्स्ट वाली हेडिंग से डील करेंगे एलिमेंटल स्टेट। ये लीजिए अब नेक्स्ट वाली हेडिंग है अपने पास एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट कौन सा एलिमेंट है वो कौन सी एलिमेंटल स्टेट के अंदर एग्जिस्टेंस रखता है, तो एलिमेंटल स्टेट। सबसे पहले देखिए 16 ग्रुप के एलिमेंट में अपन डील करेंगे एलिमेंटल स्टेट के अंदर ऑक्सीजन से। किससे डील करेंगे, ऑक्सीजन से। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो एग्जिस्टेंस है वो किस फॉर्म में, डाई एटॉमिक मोलिकुलर गैस के फॉर्म में। मीनिंग जो ऑक्सीजन का जो एग्जिस्टेंस है वो डाई एटॉमिक गैसियस फॉर्म में, मीनिंग O2 के फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्टेंस रखता है। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाली O2 में किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, ऑक्सीजन बॉन्डेड विद डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। मीनिंग वन ऑक्सीजन है वो अनदर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के थ्रू क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, या डबल बॉन्ड के थ्रू क्या रहता है, बॉन्डेड रहता है। और यहां पर ओवरलैपिंग कौन सी होती है, पहला वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया, सेकंड वाला पाई बॉन्ड। तो यहां पर बॉन्डिंग का टाइप अगर आपसे पूछे तो आपको बोलनी है पी पाई बॉन्डिंग। मीनिंग यहां पर जो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, मैं इसको अलग कलर से शो कर देता हूं जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये वाला तो सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है, पाई होता है। और ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, कीप इट इन माइंड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाई पी पाई ओवरलैपिंग। जब भी पी पाई टाइप की ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड देखिए अब यहां पर जो डाई ऑक्सीजन है, यहां पर जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है,
वीक है तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा, पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। जनरली आपको पहले से ही पता है कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होता है, मीनिंग एक्सियल ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग से होता है। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, एक्सियल ओवरलैपिंग इज डोमिनेंट ओवर कोलेटरल ओवरलैपिंग। सेकंड वाला थिंग देखिए यहां से कि इसके बाद में जो भी आपके पास एलिमेंट है ना, उनके मिड में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, नहीं वो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या होगा, जो भी एटम्स रहेंगे ना वो कौन से बॉन्ड से कनेक्ट रहेंगे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहेंगे। कौन से बॉन्ड से कनेक्ट रहेंगे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहेंगे। और किस फॉर्म में एग्जिस्टेंस रखेंगे, पॉली एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्टेंस रखेंगे। पॉली एटॉमिक फॉर्म में क्या रखेंगे, एग्जिस्टेंस रखेंगे। और इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना कि जो सल्फर है ना, सल्फर के मिड में सिंगल बॉन्ड होगा, और पॉली बोला तो मीनिंग सल्फर कौन से फॉर्म में एग्जिस्टेंस रखेगा, S8 की फॉर्म में क्या रखता है, एग्जिस्टेंस रखता है। तो ये ध्यान रखना आपको। ऑक्सीजन ही क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड का। लेकिन इसके बाद में जितने भी इसके 16 ग्रुप के एलिमेंट है, सल्फर हो, सेलेनियम हो, टेल्यूरियम हो, पोलोनियम हो, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो कौन से बॉन्ड से कनेक्ट रहेंगे, सिंगल बॉन्ड से। और कौन से स्टेट के अंदर एग्जिस्टेंस रखेंगे, पॉली एटॉमिक फॉर्म में क्या रखेंगे, एग्जिस्टेंस रखेंगे। और इसका एग्जांपल ध्यान रखना, सल्फर के मिड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पॉली एटॉमिक। कौन सी फॉर्म हो जाएगी, S8 फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो गए यहां पर आपके एलिमेंटल स्टेट। नेक्स्ट वाली थिंग आती है आपके पास एलोट्रोपी। तो आपको ये ध्यान रखना कि जितने भी एलिमेंट है 16 ग्रुप एलिमेंट के, वो कौन सा नेचर शो कर सकते हैं, एलोट्रोपिक नेचर शो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक ही बात ध्यान रखना कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ 16 ग्रुप शोज एलोट्रोपी, मीनिंग यहां पर एलोट्रोप्स फॉर्म के अंदर एग्जिस्टेंस रखते हैं, चाहे से फिर वो ऑक्सीजन हो, चाहे से फिर आपका कौन सा सल्फर हो, अदरवाइज कौन सा आपके पास सेलेनियम हो, टेल्यूरियम हो और पोलोनियम हो। 16 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, एलोट्रोपी का जो नेचर है उसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला ध्यान रखना आपको, कैटेनेशन की अगर आप बात करते हो कि लास्ट वाले 15 ग्रुप में भी अपन ने डील किया था कैटेनेशन। तो कैटेनेशन होता है वो 16 ग्रुप एलिमेंट में कौन शो करता है, सल्फर शो करता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है वो ओनली किसके अंदर पाई जाती है, ओनली फाउंड इन सल्फर। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना, इसको मैं अलग पेन से मेंशन कर देता हूं। तो कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है वो ओनली किसके अंदर फाउंड होती है, ओनली फाउंड इन सल्फर। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहां पर जो कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है ओनली फाउंड इन सल्फर। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में जो यहां पर जो लार्ज डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में, ऑक्सीजन और सल्फर के मिड में, किसके बेस पर आप इसको डिफाइन कर सकते हो, एटोमिसिटी के बेस पर क्या कर सकते हो, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। मीनिंग यहां पर जो लार्ज डिफरेंस है, जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसको स्टार लगाकर मेंशन कर रहा हूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कीप इट इन माइंड। The melting point and boiling point of sulfur is greater than oxygen. ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ग्रेटर किसका होता है, सल्फर का होता है। और आप इसको किसके बेस पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो कीप इट इन माइंड, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एटोमाइटिसिटी। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि जो सल्फर है ना, इसको ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटोमिसिटी, TICITY, मीनिंग ये आप इसको एक्सप्लेन किसके बेस पर कर सकते हो, एटोमिसिटी पर आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि जो सल्फर है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्टेंस रखता है, S8 फॉर्म में, और जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्टेंस रखता है, O2 में। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि जहां पर उसका
मास मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ऑक्सीजन आ रहा है डाई एटोमिक की फॉर्म में और सल्फर आ रहा है आपके पास पॉली एटोमिक की फॉर्म में। तो कीप इट इन माइंड, द लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. Oxygen exists as a diatomic molecule O2 and sulfur exists as a polyatomic molecule Sn. The melting point and boiling point of sulfur high due to relative strong van der Waals force. कॉमन सेंस की बात है कि जहां पर मास जितना ग्रेटर होगा वहां पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, वर्क करता है। तो यहां पर आप इसका ये मेंशन कर सकते हो कि जो सल्फर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कीप इट इन माइंड, the melting point and boiling point of sulfur is higher than oxygen. It is explained on the base of एटोमिसिटी, क्योंकि यहाँ पर सल्फर एग्जिस्ट करता है एसिड पॉलीएटोमिक की फॉर्म में और ऑक्सीजन का एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में, डाई एटोमिक O2 की फॉर्म में। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि जहां पर जितना मैक्सिमम उसका मोलिकुलर मास होगा वहां पर क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, सल्फर में तो स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। नेक्स्ट वाली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो अब अपन यहां पर डील करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से। सबसे पहले अपन यहां पर अब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन एंटर कर रहे हैं, तो यहां पर अपन सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लीजिए हेडिंग क्या हो जाएगी अपने पास, ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी 16 ग्रुप के एलिमेंट है वो किस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते। फर्स्ट पॉइंट से अपन डील करेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 16 ग्रुप के एलिमेंट का। तो अपन को पता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 Np4। आउटर मोस्ट सेल के अंदर अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2 कितना हो गया, 6। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको स्टेबिलिटी के लिए, कीप इट इन माइंड, S and P block elements are stable when they occupy 8 electron in their outermost cell। जब भी आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा तब S और P ब्लॉक एलिमेंट क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसके आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। कितने इलेक्ट्रॉन की इसके पास डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। नहीं, यहां से एक बात कंफर्म हो गई कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज कितने से स्टार्ट होगी, -2 से। नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने से इनमें क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड थिंग, यहां पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज मैंने बोल दी -2, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, तो कीप इट इन माइंड, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है कोई भी अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहां पर देखेंगे कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो मीनिंग यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +6। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 16 ग्रुप एलिमेंट के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज होती है -2 से लेकर कहां तक होती है, +6 तक होती है। मिनिमम तो किसके इक्वल होती है, मिनिमम इक्वल होती है कि उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर उन इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। मीनिंग 8 इलेक्ट्रॉन से कितनी डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थी इसके आउटरमोस्ट सेल में 16 ग्रुप एलिमेंट में, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। मीनिंग मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी हो सकती है, -2। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑलवेज किसके इक्वल होती है, NS इलेक्ट्रॉन + NP इलेक्ट्रॉन इन P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट के लिए NS और NP में जो इलेक्ट्रॉन है अगर आप उसका सम कर दोगे तो वो किसको शो करता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -2 से लेकर +6 तक, ये होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट वाला देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए ग्रुप। 16 ग्रुप की अगर आप बात करें यहाँ पर जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है। और डिक्रीज होने का रीजन पता होना चाहिए आपको। पोलोनियम कौन से नेचर का होता है, मेटेलिक नेचर का। और मेटल है वो जनरली माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती है, क्योंकि मेटल का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी वो ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है।
सेकंड वाली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जहां पर जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की वो कितनी हो सकती है, और साथ में सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम की कितनी होती है। और लास्ट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से शो कर सकता है। तो यहां पर देखिए, अगर आप बात करते हो कि यहां से रेंज तो मैंने बताई थी आपको -2 से लेकर कहां तक होती है, +6 तक होती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसको आप इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हो। लास्ट वाला एलिमेंट, और लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा होता है, यहाँ पर पोलोनियम होता है। तो देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, लेकिन पोलोनियम है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, हाईएस्ट कितनी शो करेगा, +4 शो करेगा। जो भी ग्रुप के अंदर लास्ट वाला एलिमेंट है वो अपने जो ग्रुप के एलिमेंट के कंपेरिजन में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस शो करता है। इनकी हाईएस्ट कितनी हो सकती थी, +6, लेकिन पोलोनियम कितनी शो करेगा, हाईएस्ट +4। और इसका रीजन आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। तो लास्ट वाले एलिमेंट के लिए रीजन एक ही होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इन पोलोनियम, पोलोनियम शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। हाईएस्ट कितनी शो कर सकता है, +4 शो करेगा, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीनिंग क्या है, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ आउटर एस ऑर्बिटल टू टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। जो भी आउटर मोस्ट के एस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर टोटल यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट कर लिया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, +6, लेकिन यहाँ पर एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर कितनी रहेगी, जितने पी में इलेक्ट्रॉन है, और पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही जो पोलोनियम है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर पाता है, +4 शो करता है। नेक्स्ट देखिए फिर एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने आपको 15 ग्रुप में बता दिया था कि जो भी एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन हो, एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हो, सबके 4 रीजन आते हैं, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये 4 रीजन है वो अपन ने 15 ग्रुप एलिमेंट में पहले स्टडी कर लिए। एनामेलस बिहेवियर से ऐसे आपको ऑक्सीजन का पूछे, नाइट्रोजन का पूछे, अदरवाइज फ्लोरीन का पूछे, तीनों का आंसर एक ही आएगा, क्या, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये लीजिए, अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो कीप इट इन माइंड, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनको जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो किसकी ग्रेटर होती है, ऑक्सीजन की ग्रेटर होती है। तो यहां पर कीप इट इन माइंड, H2O में तो क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयर एज इन हाइड्रोजन सल्फाइड नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन की ग्रेटर होती है, किसके कंपेरिजन में, सल्फर के कंपेरिजन में। और इसका इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंशन कब होता है, जब क्या आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड स्मॉल साइज वाला एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है उसकी टेंडेंसी ग्रेटर होती है किसके कंपैरिजन में, सल्फर के कंपैरिजन में। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, उसके पास क्या प्रॉपर्टी है कि उसका एक तो साइज स्मॉल है और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ग्रेटर है। तो ये दोनों जो फैक्टर है वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन है वो क्या करता है, एक्सटेंशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड की जो टेंडेंसी होती है वो सल्फर के कंपैरिजन में क्या होती है, ग्रेटर होती है। दोनों रीजन पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट वाले पॉइंट में अपन डील करेंगे अब केमिकल रिएक्टिविटी से। ये तो हो गया एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट वाले अपने पास हेडिंग है केमिकल रिएक्टिविटी। ये लीजिए, अब यहां से अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी, मीनिंग किस टाइप से इनकी केमिकल रिएक्शंस है वो प्रोसीड होती है। हेडिंग होगी आपके पास केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्टिविटी। और केमिकल रिएक्टिविटी में जो सबसे पहले अपन डील करेंगे जिससे
सबसे पहला है केमिकल रिएक्टिविटी में रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। 1 नंबर पर अपन डील करेंगे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के साथ किस टाइप से केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करेंगे 16 ग्रुप के एलिमेंट, उससे अपन को डील करना है। तो आइए हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखते हैं अपन। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन है वो किस टाइप का एलिमेंट होता है, नॉन मेटल नेचर का है। तो ये एक बात तो कंफर्म हो गई कि जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उस वाले कंडीशन में हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जब भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो फिर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पर जो भी 16 ग्रुप के एलिमेंट है, यहाँ पर देखिए जैसे मैं मेंशन कर देता हूं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, इनको मैं एक जनरल एटॉमिक सिंबल से क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, और इसको मैंने क्या कंसीडर कर लूंगा, ई कंसीडर कर लूंगा। ई का मीनिंग क्या है, ई का मीनिंग क्या हो जाएगा, एटम ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट, मीनिंग एलिमेंट ऑफ 16 ग्रुप, मीनिंग वो आपके पास ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेल्यूरियम हो सकता है, अदरवाइज कौन हो सकता है, पोलोनियम। तो इनको सबको मैंने कंबाइन करके एक कॉमन यहाँ पर मैंने एक एलिमेंटल सिंबल लिख दिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, ई बोल दिया। और रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी ये 16 ग्रुप के एलिमेंट्स है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे, और उन हाइड्राइड का नेचर किस टाइप का रहेगा, EH2 टाइप का रहेगा, EH2 टाइप ऑफ हाइड्राइड। All 16 group elements combine with hydrogen and form H2E type हाइड्राइड। किस टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, वो H2E टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी लेस है, हाइड्रोजन की। तो जब भी आप इनऑर्गेनिक के अंदर फॉर्मूला मेंशन करते हो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले पुट करते हो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2E टाइप की क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। तो कीप इट इन माइंड, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एंड फॉर्म H2E टाइप हाइड्राइड। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी इंपोर्टेंट यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब H2E टाइप के हाइड्राइड है तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं उनको। जैसे पहला वाला कौन सा बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो H2O बन गया। उसके बाद में कौन सा बन जाएगा, सल्फर के साथ अगर कंबाइन करता है हाइड्रोजन H2S बन गया। इसी टाइप से अगर सेलेनियम के साथ कंबाइन करेगा तो H2SC बन जाएगा। टेल्यूरियम के साथ कंबाइन करेगा हाइड्रोजन तो H2TE बन जाएगा। अगर पोलोनियम के साथ क्या करता है, यहां से कंबाइन करता है तो क्या बन जाएगा, H2PO बन जाएगा। तो यहां पर देखिए किस टाइप का हाइड्राइड बन रहा है, H2E टाइप का। और E का मीनिंग क्या था, एलिमेंट्स ऑफ 16 ग्रुप। अब यहां से देखो कितने टाइप की जो प्रॉब्लम्स है एग्जामिनर वो क्रिएट कर सकता है। तो उन सब प्रॉब्लम को अपन एक ही एरो के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये लीजिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आपको कहां पर मूव करना है, लेफ्ट टू राइट क्या करना है, यहाँ से मूव करना है। अब आपको ये देखना है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो वहां पर क्या क्या चेंजेज हो रही है, क्या क्या चेंजेज वहां पर हो रहे हैं। तो सबसे पहला देखिए, जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो हाइड्रोजन और जो ई जो बॉन्ड डिसोसिएशन जो लेंथ है, या फिर हाइड्रोजन जो और ई की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट तो मैंने ये मेंशन कर दिया कि जब भी आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है कि जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन से ग्रेटर होता है सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम। अगर एटॉमिक साइज यहाँ से इंक्रीज हो रहा है तो जो H और E हाइड्रोजन और 16 ग्रुप एलिमेंट है इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। अगर यहाँ पर HE जो बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है तो हाइड्रोजन एंड E बॉन्ड स्ट्रेंथ ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी हाइड्रोजन और जो E है इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको मिनिमम एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो He अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो यहां से क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन एंड E बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल
स्टेबिलिटी ऑफ ए हाइड्राइड, थर्मल स्टेबिलिटी, टीएस का मीनिंग क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये लीजिए थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और मैंने आपको याद हो तो पहले भी बोला था कि जो भी 15 ग्रुप एलिमेंट है उसमें भी आप अप टू डाउन मूव करते हो ग्रुप में, तो मेटेलिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और मेटेलिक नेचर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिड्यूसिंग पावर के। तो जब भी यहाँ पर भी आप 16 ग्रुप एलिमेंट में जब भी मूव करोगे अप टू डाउन, मेटेलिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है हाइड्राइड की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीनिंग सबसे मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, H2PO का, और मिनिमम किसका हो जाएगा, H2O का हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, एंगल, बॉन्ड एंगल की बात करते हो तो सेम टाइप से जैसे आपने 15 ग्रुप के लिए बोला था, सेम टाइप से 16 ग्रुप के लिए, मीनिंग H, E और H, ये वाला जो आपके पास बॉन्ड एंगल है H, E, H एंगल, और एंगल जो बॉन्ड एंगल को आप मेजरमेंट किसमें करते हो, डिग्री के अंदर, किसमें मेजरमेंट करोगे, डिग्री में। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये वाला जो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, बिल्कुल कॉमन सेंस से आपको सोल्व करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि साइज है वो किस टाइप से वेरिएबल हो रही है, तो यहां पर देखिए अगर आप साइज बात करते हो तो ऑक्सीजन से ग्रेटर होता है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, देन पोलोनियम। साइज इंक्रीज हो रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ है तभी तो क्या हुआ है, साइज इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद में He मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर और यहाँ पर हाइड्रोजन और पोलोनियम। तो जब साइज इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज हो रही है मीनिंग बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर बात आती है थर्मल स्टेबिलिटी, टीएस का मीनिंग क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। जो बॉन्ड ही वीक हो गया तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी हाइड्राइड की। और उसके बाद में एंगल की बात करते हो तो जिस टाइप से 15 ग्रुप में क्या हुआ था, एंगल डिक्रीज हुआ था साइज के इंक्रीज होने के साथ, तो सेम टाइप का फिनोमेना आपको अप्लाई करना है कि यहाँ पर भी क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल है इन बिटवीन द हाइड्रोजन E एंड हाइड्रोजन डिग्री में, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लास्ट वाला देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड। ये इसको भी ध्यान रखना आपको, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। चाहे से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे, अदरवाइज मेल्टिंग पॉइंट का, दोनों का ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, जनरली क्या होता है, अप टू डाउन मूव करते हो तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी कौन से हाइड्राइड में, ओनली H2O में। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है उसमें H2O का मैक्सिमम होगा, मीनिंग H2S से ग्रेटर किसका हो जाएगा, सेलेनियम हाइड्राइड का, SeS2 का। इससे ग्रेटर किसका हो जाएगा, H2Te का, टेल्यूरियम हाइड्राइड का। और इससे ग्रेटर किसका हो जाएगा, पोलोनियम के हाइड्राइड का। और सबसे मैक्सिमम किसका हो जाएगा, H2O का होगा, वाटर मॉलिक्यूल का। और इसका होने का रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि H2O ऐसा मॉलिक्यूल है, हाइड्राइड है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मीनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे मैक्सिमम है जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है हाइड्राइड में, किसका होगा, H2O का होगा। तो ये पहला वाला जो केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर अपन ने डील कर लिया, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। सेकेंड से अब डील करते हैं अपन पॉइंट नंबर 2। पहला वाला अपन ने रिएक्टिविटी से डील किया था किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब की बार रिएक्टिविटी देखेंगे अपन ऑक्सीजन के साथ। तो सेकंड वाला हेडिंग क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ किस टाइप से कंबाइन करेगा, किस टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एलिमेंट है 16 ग्रुप एलिमेंट में, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और ऑक्साइड किस टाइप के बन सकते हैं तो उसको अपन अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आपने बोला कि जो जब भी ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे मीनिंग ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या है, हाइयर है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा,
कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है वो -2 में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी 16 ग्रुप के एलिमेंट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी ई का मीनिंग तो क्या हो गया, 16 ग्रुप एलिमेंट किसके साथ कंबाइन कर रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर 2 टाइप के ऑक्साइड है उनका फॉर्मेशन हो सकता है। पहला वाला तो बन जाएगा EO2 टाइप का, अदरवाइज किसका फॉर्मेशन होगा, EO3 टाइप का फॉर्मेशन होगा। मीनिंग ये वाला जो E है ना, मीनिंग जो 16 ग्रुप एलिमेंट है ये या तो एग्जिस्ट करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अदरवाइज किसमें आएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्योंकि ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो तो ऑलवेज कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -2। तो जो यहाँ पर 16 ग्रुप के एलिमेंट है जिसको मैंने E से रिप्रेजेंट किया है, या तो वो आएंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अदरवाइज किसमें एग्जिस्ट करेंगे, +6 में करेंगे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान देना कि यहाँ पर E का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर E का मीनिंग हो सकता है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये वाले एलिमेंट हो सकते हैं। E का मीनिंग इनसे, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही हो, कंबाइन कर रही हो। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो ऑक्साइड है उनका नेचर किस टाइप से होता है, मीनिंग एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों टाइप के ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों टाइप के ऑक्साइड मीनिंग क्या आ गया, बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड मीनिंग EO2 टाइप एंड EO3 टाइप आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर मीनिंग चाहे से EO2 टाइप का ऑक्साइड हो अदरवाइज EO3 टाइप का ऑक्साइड हो, दोनों का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। साथ में ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जब ऑक्साइड की बात चल रही है तो ओजोन O3 हो गया, ओजोन बोलते हैं इसको, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हो, SO2 बोलते हो। ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैसियस होते हैं। इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, इनका फिजिकल स्टेट होता है गैसियस। जबकि बात करते हो आप इसकी सेलेनियम ऑक्साइड की, SeO2, तो ये जो सेलेनियम जो डाइऑक्साइड है SeO2 है, इसका नेचर होता है सॉलिड, लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। कीप इट इन माइंड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसियस इन नेचर वेयर एज सेलेनियम डाइऑक्साइड इज सॉलिड इन नेचर। इसके बाद में अपने यहां से डील करेंगे रिड्यूसिंग नेचर की। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है वो ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर आप ऑक्साइड की बात कर रहे हो, ऑक्साइड की अगर आप बात कर रहे हो तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही है मीनिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कीप इट इन माइंड, टेल्यूरियम ऑक्साइड मीनिंग TeO2, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है तो ये वाला कौन सा होगा, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये वाला कौन सा एजेंट होगा, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्टार्टिंग वाला अगर आप बात करते हो सल्फर वाले की तो क्या हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। कीप इट इन माइंड, इन 16 ग्रुप एलिमेंट रिड्यूसिंग नेचर इज डिक्रीज इन ए ग्रुप ऑफ ऑक्साइड। मीन जब भी ऑक्साइड बन रही है 16 ग्रुप के और उनके अंदर आपको जब भी डील करना है रिड्यूसिंग नेचर से, कीप इट इन माइंड, रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज इन ए ग्रुप। मीनिंग जब भी आप ग्रुप में अप टू डाउन मूव करोगे, टॉप टू बॉटम मूव करोगे, तो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है ऑक्साइड की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। थर्ड वाला अपन देखेंगे यहां से अब रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला मेंशन करेंगे, ये लीजिए रिएक्टिविटी के अंदर थर्ड वाला पॉइंट, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन आपने डील कर लिया, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन आपने डील कर लिया। थर्ड वाला किसके साथ है, रिएक्टिविटी विद हैलोजन, रिएक्टिविटी विद हैलोजन। 17 ग्रुप के एलिमेंट के साथ किस टाइप से रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगा, तो इसको आप बोलते हो रिएक्टिविटी विद हैलोजन। अब देखिए यहां पर भी कॉमन सेंस की बात आ गई कि जो 16 ग्रुप के एलिमेंट है, हैलोजन क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो वो तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे आएंगे, -1 में, क्योंकि जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट्स इक्वल टू -1। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। तो यहां पर क्या होगा कि जो भी 16 ग्रुप के एलिमेंट है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे। तो यहां पर देखिए किस टाइप से रिएक्शन हो यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। अगर E मान लीजिए 16 ग्रुप एलिमेंट और किसके साथ कंबाइन कर रहा है, हेलोजन के साथ। हेलोजन का मीनिंग किस फॉर्म में आएगा, H2 के फॉर्म में। तो यहां पर कितने टाइप के आपके पास जो हेलाइड है 16 ग्रुप के उनका फॉर्मेशन हो सकता है,
तो कीप इट इन माइंड, देयर आर 3 टाइप ऑफ हैलाइड आर फॉर्म। फर्स्ट टाइप का हैलाइड कौन सा हो जाएगा आपके पास, डाई हैलाइड मीनिंग EX2 टाइप का। सेकेंड वाला हैलाइड हो जाएगा आपके पास EX4 टाइप का, और थर्ड वाला हैलाइड हो जाएगा आपके पास EX6 टाइप का। वेयर X का मीनिंग क्या है, वेयर X इक्वल टू 17 ग्रुप एलिमेंट्स। तो यहां पर इंपोर्टेंट जो नोट करने वाली बात क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर ये जो E की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 आएगी, क्योंकि हेलोजन की ऑक्सीडेशन क्या होती है, जनरली -1 होती है। EX4 टाइप का हैलाइड जब भी फॉर्म होगा तो वहां पर जो 16 ग्रुप एलिमेंट है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में लाइज करेगा, +4 में। और इसी टाइप से E6 टाइप के हैलाइड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हेलोजन है ना, X का मीनिंग क्या हो गया, हेलोजन। तो हेलोजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। अगर हेलोजन -1 में आ रहा है तो मीनिंग जो E है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। और E है वो यहाँ पर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है, +2 में एग्जिस्ट कर सकता है, +4 में एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि E का मीनिंग क्या हो जाएगा, E का मीनिंग क्या है, 16 ग्रुप एलिमेंट। और लास्ट में ये ध्यान रखना है कि X का मीनिंग क्या है, तो X का मीनिंग तो क्या होता है, हेलोजन होता है। और हेलोजन कौन कौन से हो सकती है, तो X का मीनिंग यहां पर हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये वाले हेलोजन हो सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट देखिए, यहां पर आपके क्या है, हेक्सा हैलाइड मीनिंग जो आपने बात की नहीं किसकी, EX6 टाइप की। तो ये जो हेक्सा हैलाइड है मीनिंग EX6 टाइप के, इनकी स्टेबिलिटी कहां पर होती है, ओनली इन गैसियस स्टेट। ये स्टेबल तो होते हैं लेकिन स्टेबल किस में होंगे, आपके गैसियस स्टेट में, मीनिंग हेक्सा हैलाइड्स आर स्टेबल हैलाइड्स इन गैसियस स्टेट। ये वाले कौन से हैं आपके, हेक्सा हैलाइड। कितने हेलोजन अटैच हुए, 6, तो क्या बोलते हैं, हेक्सा हैलाइड्स आर स्टेबल, मीनिंग स्टेबल तो है लेकिन स्टेबल किस में होंगे, इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट। मीनिंग हेक्सा हैलाइड्स है उनकी स्टेबिलिटी किस में होती है, ओनली गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर से अब की बार आपके डिलीट कर दिया, मीनिंग किस टाइप के हैलाइड है, उनकी किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इस वाले टॉपिक को डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए अपन देख लेते हैं कि किस टाइप से होती है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कौन सा, EX2 टाइप का हैलाइड, EX2 टाइप हैलाइड, मीनिंग यहाँ पर 16 ग्रुप का एलिमेंट है, EX2 टाइप का हैलाइड जनरेट करेगा। तो उसकी किस टाइप से ज्योमेट्री होगी, किस टाइप से क्या होगी, उसकी शेप होगी, इससे डील करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन EX6 टाइप से, हेक्सा हैलाइड की बात करेंगे। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सा आ जाएगा आपके पास, कीप इट इन माइंड, sp3d2। ये ध्यान रखना आपको, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कौन सा आ जाएगा, sp3d2 आ जाएगा। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ये लीजिए ज्योमेट्री है वो किस टाइप की हो जाएगी आपके पास, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड पेयर का नंबर कितना आएगा, कीप इट इन माइंड, बॉन्ड पेयर इन EX6 टाइप हैलाइड इक्वल टू 6। और लोन पेयर का नंबर कितना आ जाएगा, 0। लोन पेयर इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यहां पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो EX6 टाइप, और देखो इसको मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, फॉर्मूला बता देता हूं, N इक्वल टू V प्लस M प्लस माइनस C डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने का। अब यहां पर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, V का मीनिंग क्या है, V का मीनिंग है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, मीनिंग जो भी सेंट्रल एटम है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। M का मीनिंग होता है नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम। और C का मीनिंग होता है चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। और 2 से क्या करना, आपको डिवाइड करना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको लिए मैं मेंशन कर देता हूं, जैसे SF6 का एग्जांपल ले लिया मैंने, SF6। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन हो गया, सल्फर। तो सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 16। तो 16 के लिए V की वैल्यू क्या होती है, मीनिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा V के सल्फर के लिए, 6 है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल में कितना हो गया, वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आ गई, 6 प्लस M का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर यूनिवेलेंट स्पीसीज कौन है, फ्लोरीन, इसका नंबर कितना है, 6। तो M की वैल्यू कितनी हो गई, 6 प्लस
चार जगह मॉलिक्यूल पर नहीं है तो यहाँ पर कितना पुट कर दोगे 0 डिवाइड बाई 2। 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 है, 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 6। और 6 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आता है ज्योमेट्री किस टाइप की बनती है, ऑक्टाहेड्रल टाइप की बनती है। ये लीजिए ऑक्टाहेड्रल बना देता हूं मैं। सेंट्रल एटम को यहां पर पुट करते हैं तो सेंट्रल एटम कौन था सल्फर, तो सल्फर को पुट कर दिया। इस वाली ज्योमेट्री को बोलते हो आप ऑक्टाहेड्रल टाइप की बोलते हो। कौन से सराउंडेड एटम है, तो सराउंडेड एटम कौन है यहाँ पर फ्लोरीन, कितने है 6, तो ये मेंशन कीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6th वाला फ्लोरीन। तो यहाँ पर ज्योमेट्री कैसी बन गई है आपके पास ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड पेयर यहाँ से पूछा तो देख लीजिए, बॉन्ड पेयर का मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन में आप लेते हो ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड। जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप उसी को क्या बोलते हो बॉन्ड पेयर बोलते हो, किसमें हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना में। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5 6, तो देखिए बॉन्ड पेयर का मीनिंग सिग्मा बॉन्ड कितना है 6। सल्फर के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 6, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया पार्टिसिपेशन कर लिया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर लोन पेयर का नंबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है याद है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का एलाइड। सेकेंड वाले एलाइड की अपन यहाँ पर बात करेंगे कौन सा EX4 टाइप का। ये तो EX6 टाइप का था, सेकेंड वाला कौन सा EX4। जब भी आप यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे v प्लस m प्लस माइनस c डिवाइड बाई 2 से कितना आ जाएगा वैल्यू, देखिए e के लिए तो कितना हो गया 6 हो गया। अब के बाद यूनिवेलेंट स्पीसीज कितनी आ गई 4 आ गई, वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। 10/2 का मीनिंग क्या हो गया 5, और 5 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री की बात करते हो कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्योमेट्री किस टाइप की होती है, कीप इट इन माइंड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। ज्योमेट्री किस टाइप की होती है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। तो ये तो लीजिए मैंने बना दिया, पहली बात तो ट्राइगोनल बना दिया, और बाई पायरामिडल बोला है तो ये लीजिए बाई पायरामिडल बना दीजिए, पहला वाला पायरामिडल और ये वाला सेकंड वाला पायरामिडल। यहाँ पर आ जाएगा आपके ई आ जाएगा, मीनिंग जो भी सेंट्रल एटम पुट कर रखा है। और यहाँ पर देखिए कितने हैं x4 है, तो मीनिंग ये वाला पहला वाला x आ गया, यहाँ पर x से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये सेकंड वाला, ये थर्ड और ये 4। कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ जाएंगे इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में 4, कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेंगे 2, और 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है लोन पेयर। तो मीनिंग अब की बार यहाँ पर क्या होगा लोन पेयर प्रेजेंट होगा। और कीप इट इन माइंड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वाटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है इक्वाटोरियल पोजीशन को। ये वाली जो पोजीशन होती है ये होती है एक्सियल पोजीशन। ये वाली पोजीशन तो कौन सी है एक्सियल पोजीशन, मीनिंग 2 तो क्या होती है एक्सियल पोजीशन, और ये वाली जो पोजीशन है मीनिंग 1 2 और ये वाली 3, ये तीनों पोजीशन कैसी होती है, ये होती है आपकी इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन। कीप इट इन माइंड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वाटोरियल पोजीशन, मीनिंग लोन पेयर को आप ऑलवेज कहां पर पुट करोगे इक्वाटोरियल पोजीशन पर पुट करोगे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऑलवेज कहां पर पुट करोगे एक्सियल पोजीशन पर। तो ये भी ध्यान रखना कि एक्सियल पोजीशन पर कौन ऑक्यूपाई करेगा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स कहां पर पुट करोगे ऑलवेज ऑक्यूपाई कहां पर करेगा एक्सियल पोजीशन पर। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। इसी को आप बेंट रूल बोलते हो, 11th क्लास में पढ़कर आते हो आप केमिकल बॉन्डिंग में। तो कीप इट इन माइंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पर इक्वाटोरियल पोजीशन पर कौन आएगा लोन पेयर, और लोन पेयर के साथ साथ कौन आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये ध्यान रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वाटोरियल पोजीशन इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री तो किस टाइप की बन जाएगी आपके पास TBB ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, लेकिन जब भी शेप बनेगी ना तो शेप और ज्योमेट्री अब की बार क्या आएंगे डिफरेंट आएंगे।
जब भी लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है उस वाली कंडीशन में ज्योमेट्री एंड शेप आर डिफरेंट, और जब भी लोन पेयर एब्सेंट होता है तो उस वाली कंडीशन में ज्योमेट्री एंड शेप क्या होती है, दोनों इक्वल होती है, मीनिंग बोथ आर सिमिलर। तो यहाँ पर शेप किस टाइप से बनेगी उसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो यहाँ पर शेप बनेगी आपके पास सीसा टाइप की शेप बनेगी, इंपोर्टेंट है ये वाला भी, सीसा टाइप की क्या बनेगी, शेप बनेगी। यहाँ पर देखिए शेप किस टाइप से बन जाएगी, ये वाला तो ई आ जाएगा यहाँ पर, ये लीजिए यहाँ पर x और यहाँ पर x, यहाँ पर भी क्या आ गया x आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया x आ गया, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो मीनिंग यहाँ पर जो शेप है वो किस टाइप से आएगी, शेप हो जाएगी आपकी सीसा टाइप शेप हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देखिए, इसके अंदर अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो बॉन्ड पेयर का नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। लोन पेयर की बात करते हो आप, नंबर ऑफ लोन पेयर, तो ई का मीनिंग क्या है, 16 ग्रुप एलिमेंट, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, 6 में से तो कितने बॉन्ड का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कर रही है, 1 2 3 4, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, 1 लोन पेयर का। तो मीनिंग यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट वाला देखिए, EX2 टाइप का, कौन से टाइप का है आपके पास, EX2 टाइप का हैलाइड, वो किस टाइप से फॉर्म होगा, थर्ड वाला लीजिए आपके पास EX2 टाइप का हैलाइड। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर लीजिए, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, V की वैल्यू तो वापिस से कितने आ गए, 6 आ गए, यूनिवेलेंट का नंबर 2 है, कोई भी मॉलिक्यूल पर चार्ज आपके पास प्रेजेंट नहीं है गिवन मॉलिक्यूल पर, डिवाइड बाई 2, 6 + 2 कितना हो गया 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 4, और 4 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो ज्योमेट्री फिक्स है, कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और टेट्राहेड्रल का मीनिंग क्या है, किस टाइप की ज्योमेट्री होता है, टेट्राहेड्रल का मीनिंग ये वाली ज्योमेट्री होती है, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल। सेकंड यहाँ पर आप बात करोगे किसकी, शेप की, तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट हो गया, लोन पेयर, और जब भी लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है तो वहां पर ज्योमेट्री एंड शेप दोनों क्या होती है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर देखिए कितने, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है के पास 6 में 2 इलेक्ट्रॉन तो फॉर्मेशन कर रहे हैं, बॉन्ड पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मीनिंग पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 4, और 4 का मीनिंग कितने लोन पेयर हो गए 2। तो यहाँ पर आपको ये पता चलना चाहिए कि सबसे पहले बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की आप बात करोगे तो EX2 टाइप के हैलाइड में बॉन्ड पेयर का नंबर तो आएगा 2, और लोन पेयर का नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, लोन पेयर का नंबर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लोन पेयर प्रेजेंट है, मीनिंग आपकी बात ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप की शेप बन जाएगी, ये तो E आ जाएगा, इधर X आ गया, और इधर भी क्या आ गया, X आ गया। 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये पहला वाला LP आ गया, और ये वाला सेकंड वाला LP आ गया लोन पेयर। किस टाइप की शेप दिख रही है आपको, आप इसको बेंट शेप बोल सकते हो, बेंट शेप बोल सकते हो, आप इसको एंगुलर बोल सकते हो, बेंट शेप बोल दीजिए, अदरवाइज एंगुलर, अदरवाइज आप इसको V शेप बोल सकते हो। तो मीनिंग EX2 टाइप के हैलाइड में किस टाइप की शेप रहती है, या तो V शेप, अदरवाइज एंगुलर, अदरवाइज बेंट शेप। लोन पेयर कितना आ गया 2, बॉन्ड पेयर का नंबर आ गया 2, ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3 आ गया, और शेप किस टाइप की बन गई है आपके बेंट शेप की बन गई है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए अब इस वाले का, केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहते हैं सम मोनोहेलाइड्स आर डाइमेरिक इन नेचर, कुछ इस टाइप के मोनोहेलाइड होती है जो नेचर में कैसे होती है, डाइमेरिक होती है। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट है मोनोहेलाइड, सम मोनोहेलाइड आर डाइमेरिक इन नेचर, उन मोनोहेलाइड का नेचर कैसा होता है, डाइमेरिक नेचर का होता है, डाइमेरिक की फॉर्म में एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो सम मोनोहेलाइड्स आर डाइमेरिक इन नेचर। अब वो ऐसे कौन कौन से मोनोहेलाइड है जिनका नेचर है वो डाइमेरिक होता है, तो उसके कुछ एग्जांपल आपको लर्न करके रखना है। जैसे ये हो गया H2F2 हो गया, सेकेंड वाला कौन सा हो जाएगा H2Cl2 हो गया, थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा H2Br2 हो गया, मीनिंग सल्फर के होते हैं मेनली, और सल्फर के बाद में सेलेनियम के, तो सेलेनियम के केस में कौन सा हो जाएगा Se2Cl2 हो गया, और ब्रोमीन बना दीजिए इसी टाइप से, ये लीजिए Se2Br2 हो गया। मीनिंग इस टाइप की कुछ मोनोहेलाइड है जो किस टाइप की होती है, सब मोनोहेलाइड्स दैट आर डाइमेरिक इन नेचर। अब यहाँ पर आप किसको एक स्ट्रक्चर, एक इंपोर्टेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं आप डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जो भी डाइमेरिक हेलाइड है वो कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करती है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया डाइमेरिक हैलाइड। ये जो डाइमेरिक हैलाइड है वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? अंडरगो इन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मीनिंग एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसी एलिमेंट का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो उस वाली रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको जरूर ध्यान रखना है, इसको स्टार लगाकर मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम में वन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो 100% आती है। तो ये वाली रिएक्शन आपको ध्यान रखना, सेलेनियम Sc2Cl2। ये वाला जो आपके पास जो डाइमेरिक हैलाइड है वो किस टाइप से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है? तो कीप इट इन माइंड, ये जब भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके SeCl4 में, और साथ में क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर? 3 मोल ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम के साथ SeCl4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इस वाले सेलेनियम की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट से डील करते हो तो जब भी कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पर सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0 हो गया। सेलेनियम टेट्रा क्लोराइड, तो यहाँ पर क्लोराइड का कितना होगा? -1, तो सेलेनियम का कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सेलेनियम का यहाँ पर +4 हो जाएगा। और Se2Cl2 के अंदर आप डील करोगे तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? यहाँ से सोल्व कर सकते हो। सेलेनियम का कितना कंसीडर कर लो? x, कितनी है? 2, तो क्या हो गया? 2 × x +1। क्लोरीन का कितना होता है? -1 कितने क्लोरीन है? 2, तो क्या जाएगा? 2 × -1 इक्वल किसके बोल दिया आपने? इसको 0 को बोल दिया। क्या हो जाएगा? 2x इधर हो गया -2x = 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सॉरी 2x - 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो हो गया 2 × x, क्या हो गया? 2x प्लस माइनस क्या हो गया? -2 = 0। तो 2x = क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। और x = क्या हो जाएगा? 2/2, मीनिंग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +1। मीनिंग यहाँ पर जो सेलेनियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अब आप देखिए सेलेनियम जब SeCl4 में कन्वर्ट हो रहा है मीनिंग +1 से +4 में मूव कर रहा है मीनिंग ऑक्सीडेशन हो गया। और सेलेनियम जब सेलेनियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है Sc2Cl2 से मीनिंग +1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। मीनिंग अब की बार ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। मीनिंग सेलेनियम का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेलेनियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए इस वाली रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हो? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हो। और ये ध्यान रखना है कि जो कुछ सम मोनोहैलाइड्स आर exist in dimeric nature and dimeric halides are undergo in disproportionation reaction। ये एग्जांपल आपको जरूर ध्यान रखना है। Sc2Cl2 वाला जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा SeCl4 मीन सेलेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास सेलेनियम इन एलिमेंटल स्टेट। तो यहाँ पर आकर आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। 16 ग्रुप एलिमेंट के 2 पार्ट हो रहेगी। एक तो आपके पास डाइऑक्सीजन होगा, सेकंड वाला कौन सा होगा? ओजोन होगा। इनको नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन कवर करेंगे। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।